नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। घुसपैठियों पर सख्त हुए अमित शाह, बोले जो भारत का नागरिक नहीं उसे बाहर किया जाएगा। गैस सिलेंडर महंगा होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, लगाया महंगाई बढ़ाने का आरोप। भारत ने ईरान के युद्धपोत IRIS लावन को क्यों दी शरण, जयशंकर ने बताया कारण। रियाद में आसिम मुनीर, खालिद बिन सलमान की अहम बैठक, क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई चर्चा। और T20 फाइनल के लिए रेलवे की खास पहल, दिल्ली के साबरमती तक चलेगी विशेष ट्रेन। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और कई अहम घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 5 लोगों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र भी सौंपे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं, उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। शाह ने कहा कि धामी सरकार के 4 साल और केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल विकास और सुरक्षा के लिए समर्पित है। शाह ने कहा कि धामी सरकार के 4 साल और केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल विकास और सुरक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। एक समय उत्तराखंड अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। उस दौर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां के युवाओं को दबाने का काम किया था। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान शरणार्थियों शैलेश जसपाल परमार, दुर्गा लाली राजपूत और हसेरी बाई को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 पुलिस आरक्षियों को सम्मानित भी किया गया। अमित शाह ने 1100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। हरिद्वार में गृह मंत्री ने E0 FIR प्रणाली की शुरुआत भी की। घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आम लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मोदी सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाकर आम परिवारों के बजट पर सीधा असर डाला है। वहीं 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पार्टी का दावा है कि पिछले 3 महीनों में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में कुल 307 रुपए तक की वृद्धि हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहे हैं। पार्टी ने सरकार से LPG कीमतों में राहत देने की मांग की है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले पुरी ने नागरिकों को सस्ता और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन अगले ही दिन घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री के बयानों पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने इससे पहले कहा था कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर किसी तरह की कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के अनुसार 7 मार्च से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी लागू हो चुकी है। इससे पहले अप्रैल 2025 से दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 853 रुपए पर स्थिर है। नई बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की लागत भी बढ़ाने की संभावना है। विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत के उस फैसले का बचाव किया है जिसमें ईरान के युद्धपोत IRIS लावन को कोच्चि में डाक करने की अनुमति दी गई। रायसीना डायलॉग 2026 में उन्होंने इसे पूरी तरह मानवीय कर्तव्य बताया और कहा कि निर्णय सही था। ये जहाज भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन 2026 में हिस्सा लेने आया था, लेकिन क्षेत्र में तनाव बढ़ने और तकनीकी खराबी के कारण स्थिति गंभीर हो गई। अमेरिकी नौसेना ने इसी दौरान ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को श्रीलंका के दक्षिण में डुबो दिया, जिसमें कई नाविक मारे गए। भारत ने मानवता के नजरिए से IRIS लावन को शरण दी और राहत कार्य में मदद की, जिससे नाविकों की जान बचाई जा सके। IRIS लावन में कुल 183 क्रू मेंबर थे, जिसमें युवा कैडेट भी शामिल थे और अब वे कोच्चि में पूरी तरह सुरक्षित हैं। जयशंकर ने कहा कि जहाज फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहा था, लेकिन घटनाओं के गलत पक्ष में फंस गया।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए बताया कि ये निर्णय पूरी तरह मानवीय था। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 13 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद सीएम राजभवन के पास वापस लौटे। बताया जा रहा है ये मुलाकात औपचारिक थी क्योंकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जल्द ही यहां से विदा लेने वाले हैं। इसी प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान राज्यपाल ने नीतीश कुमार को राज्यसभा से नई पारी शुरू करने पर बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अचानक हुई इस मुलाकात से कुछ देर के लिए सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थी। राजभवन से लौटने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा सीएम हाउस पहुंचे और नीतीश कुमार को बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। इसी दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने निशांत कुमार से विधायकों की बैठक को लेकर हुई बातचीत की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और आगे भी नेताओं और विधायकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगर राहुल गांधी राजनीति में नहीं होते तो वो क्या कर रहे होते? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है और अब इसका जवाब खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया है। केरल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वह राजनीति में नहीं होते तो शायद एरोस्पेस क्षेत्र में कोई नया कारोबार खड़ा करते होते। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने तकनीक और उड़ान के क्षेत्र में खास दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि वह पायलट है और उनके पिता तथा चाचा भी पायलट रहे हैं। जीवन में हर चीज के बारे में जिज्ञासु होना जरूरी है। इसके साथ ही व्यक्ति को हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं को भी नई संभावनाओं को तलाशने की सलाह दी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ताकत उन्हीं देशों के पास होती है जो नई तकनीकों और संसाधनों पर नियंत्रित रखते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रिटेन ने भाप इंजन और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण से शक्ति हासिल की, जबकि अमेरिका ने पेट्रोलियम के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया। राहुल ने कहा कि आज तकनीकी क्षेत्र में चीन का वर्चस्व दिखाई देता है और ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि उनका मानना है कि सही नीतियों और दूरदृष्टि के साथ भारत चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब भी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी बीच रियाद में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। सऊदी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया साइट पर जानकारी देते हुए बताया कि ये मुलाकात संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखने और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। हाल के दिनों में सऊदी अरब के ऑयल फील्ड और सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है ये बैठक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ईरान ने सऊदी अरब के शाइबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाया था और सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। मंत्रालय के अनुसार 6 ड्रोन को नष्ट किया गया है, जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास ही रोक दी गई। इस इलाके संयुक्त अरब अमीरात की सीमा के पास स्थित है और हमलों के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी गई हैं। इसी बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद में खुलासा किया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव कम करने में पाकिस्तान ने कूटनीतिक भूमिका निभाई है।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने ईरान से संपर्क कर सऊदी अरब के साथ अपने रणनीतिक रक्षा समझौते की जानकारी दी थी। अहमदाबाद में रविवार को होने वाले T20 फाइनल मैच को देखते हुए रेलवे ने क्रिकेट फैंस के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। हवाई टिकटों की बढ़ती कीमत और सीमित उपलब्धता के कारण ये कदम उठाया गया है। इससे मैच देखने अहमदाबाद जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये विशेष ट्रेन आज रात 11:45 नई दिल्ली से रवाना होगी। ट्रेन दिल्ली, कैंट, गुरुग्राम और जयपुर होते हुए अपने अंतिम स्थान तक पहुंचेगी। रेलवे का मानना है कि इस विशेष सेवा से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। मैच को लेकर देश भर से क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ट्रेन संख्या 04062 कल दोपहर 2:30 साबरमती स्टेशन पहुंचेगी और पूरी यात्रा लगभग 14 घंटे 45 मिनट में पूरी होगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सीट मिल सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें सेकंड एसी और थर्ड एसी के कोच भी उपलब्ध कराए गए हैं। रेलवे ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए विशेष सेवा शुरू की गई है। इससे क्रिकेट प्रेमियों को अहमदाबाद पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। ये पहल बड़े आयोजनों के दौरान यात्रा व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मनोरंजन की दुनिया में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने 71वां जन्मदिन मनाया और इस मौके पर फैंस के साथ अपनी जिंदगी और करियर की यादें साझा की। हिंदी सिनेमा में 42 साल का लंबा सफर तय करने वाले अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 550 फिल्मों में काम किया और पलक झपकते ही उनकी जिंदगी गुजर गई। उन्होंने बताया कि उनका करियर संघर्ष, सीख और अनुभवों से भरा रहा है और दर्शकों के प्यार से उन्हें हर बार खुद को फिर से गढ़ने की हिम्मत दी। अनुपम खेर ने कहा कि इस उम्र में भी वह खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं, लगातार सीखते और बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही जन्मदिन पर अनुपम खेर ने फैंस से भी एक खास अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें तोहफा देना चाहता है तो उनकी नई फिल्म तन्वी द ग्रेट देखे जो OTT पर स्ट्रीम हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने करियर की 550वीं फिल्म घोसला 2 की जानकारी दी जिसमें उनके साथ बोमन ईरानी, किरण जुनेजा, रणवीर शौरी और परवीन डाबास नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग हाल ही में गुरुग्राम और दिल्ली में पूरी हुई। जन्मदिन के मौके पर अनुपम खेर ने यह भी बताया कि खुद को बदलते रहना और नई कहानियों के लिए तैयार रहना ही उनकी जिंदगी की असली ऊर्जा है। देश विदेश से जुड़ी इस खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। नमस्कार।